नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अविसार शर्मा और एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस मुश्किल वक्त में आप HW न्यूज का साथ दे रहे हैं। बहुत आसान है दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जाइए, ज्वाइन पर दबाइए और जैसे आप ज्वाइन क्लिक करते हैं आपके सामने हमारी सदस्यता ग्रहण करने के 3 पड़ाव सामने उभर कर आते हैं। इनमें से एक चुनिए और HW न्यूज की हाथ मजबूत कीजिए। और आज सुनिए सरकार में जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, वो बहुत ज्वलंत है। मगर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज महाराष्ट्र में क्या हो रहा था। क्या आप जानते हैं इस शख्स शरद पवार, जो कि एनसीपी के सबसे कद्दावर नेता हैं, उनसे करीबी कई बिजनेसमैन के घरों पर रेड मारी जा रही थी। जी हां, एनसीपी से जुड़े कई उद्यमियों, उद्योगपतियों के खिलाफ केंद्र सरकार की एजेंसियां रेड मार रही थी। क्या कहते हैं पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी? मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट द नेक्स्ट 15 days आर वेरी क्रूशियल for the survival of Uddhav Thackeray government in Maharashtra. There is huge pressure on Shiv Sena and NCP either join or break the incumbent government. Firms close to the Pawar family are under central agencies scanner ultimatum. यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया है कि या तो आप महाराष्ट्र सरकार छोड़ दें या फिर हम आपके तमाम करीबियों के खिलाफ रेड मारेंगे, उन्हें परेशान करेंगे। यानी कि बीजेपी लगातार एनसीपी और शिवसेना पर दबाव डाल रही है कि वो महाराष्ट्र सरकार को छोड़ दें और उनके साथ आ जाएं। मगर मैं आपके सामने एक बहुत ही चिंताजनक खबर पेश करना चाहूंगा दोस्तों। यह आज तक की खबर है और आपकी स्क्रीन पर यह खबर क्या कह रही है, गौर कीजिए। 3 दिन से लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस, 24 घंटों में 48,878 मामले, 900 से ज्यादा मौतें। यह मुद्दा गंभीर कैसे है मैं आपको बतलाना चाहूंगा, क्योंकि आपको एक खबर पढ़ के सुनाना चाहूंगा मैं। पिछले 3 दिनों के अंदर देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़े। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस में 48,878 लोग संक्रमित हुए और 991 लोगों की मौत हो गई, जबकि बुधवार को 45,951 लोग और मंगलवार को देश में कोरोना वायरस के 37,556 मामले नए सामने आए थे। अचानक देश में कोरोना के मामलों में उछाल आया है। अगर ऐसे में लापरवाहियां जारी रही तो यह घातक साबित हो सकता है। हालांकि खतरा है, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। पटना के बाजारों में बुधवार को बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग दिखे। वहीं भोपाल की सड़कों पर भी लोग कोरोना से बेफिक्र नजर आए। इस बीच हिमाचल प्रदेश में टूरिस्टों की भीड़ उमड़ पड़ी। न मध्य प्रदेश की जनता मान रही है, न हिमाचल प्रदेश की जनता मान रही है, और बिहार की भी आपके सामने स्थिति है। डेल्टा प्लस वेरिएंट दोस्तों कोरोना का एक नया वायरस, और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद इस पर वैक्सीन का भी असर नहीं पड़ता। अगर आपको एक बार कोरोना हो चुका है तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज पैदा हो जाती हैं, एक प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है। मगर इस वेरिएंट पर, डेल्टा प्लस वेरिएंट का, उसका भी कोई असर नहीं पड़ता। खबर मैंने आपको आज तक की बताई कि यहां पर कोरोना नए सिरे से फिर से उग्र होता जा रहा है। और भाजपा सरकार क्या कर रही है? भाजपा सरकार महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे सरकार को अस्थिर कर रही है। यही काम तुमने देश की पहली लहर जब आई थी कोरोना की, मध्य प्रदेश में किया था। कमलनाथ की सरकार चल रही थी, आपने उस सरकार को अस्थिर किया और फिर मध्य प्रदेश में क्या हुआ सब जानते हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि मोदी सरकार, थोड़ा फिल्मी लगेगा आपको सुनने में, आपका दिल है या नहीं है? इतने बेदिल, इस कदर बेरुखी कैसे हो सकती है जनता के हितों को लेकर? जवाब दीजिए ना इस बात का। मैं आपको और चिंतित करने वाले आंकड़े दिखाना चाहूंगा। एक जमाने में मेरे बॉस रहे प्रणॉय रॉय ने एक ग्राफिक पेश किया है। इस ग्राफिक पर गौर कीजिए जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। 21 जून को, जैसा कि आप देख सकते हैं, 90.9 लाख लोगों को वैक्सीनेशन दी गई थी। इस ग्राफिक में दिया गया। और कल 30 जून था, 25.7 लाख लोगों को वैक्सीन। अब ये जो मैं आपको ग्राफिक दिखा रहा हूं, इसका मकसद क्या मैं आपको बताता हूं दोस्तों। डॉक्टर प्रणॉय रॉय इसमें बता रहे हैं कि कल 25.7 लाख लोगों को वैक्सीन दी और पिछले दिनों से लगातार आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन की जो तादाद है वो गिर रही है। यानी कि परसों 52 लाख लोगों को, यानी कि 53 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई। उससे एक दिन पहले, एक दिन बाद 36.5 लोगों को वैक्सीन दी गई और अब 25.7। और ये जो 25.7 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई है, ये 21 जून से पहले का आंकड़ा है, उससे भी कम आंकड़ा है।
यानी कि भारत के अंदर वैक्सीनेशन देने की जो मात्रा है वो गिरती जा रही है। और केंद्र सरकार क्या कर रही है? महाराष्ट्र में सरकार को अस्थिर कर रही है। इनकी प्राथमिकताएं देखिए दोस्तों, देश की नाक कट रही है, देश की जनता की जान दांव पर है, और ये लोग महाराष्ट्र के अंदर सरकार को अस्थिर कर रहे हैं। एक और खबर दिखाता हूं दोस्तों, ब्लूमबर्ग की खबर है, हालांकि मुझे चिंता है कहीं दिल्ली पुलिस ब्लूमबर्ग के दफ्तर पर रेड ना मार दे। ब्लूमबर्ग की खबर क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर? द बेस्ट एंड वर्स्ट प्लेसेस टू बी एज द वर्ल्ड फाइनली रीओपन्स। खबर क्या है कि जब कोरोना के बाद दुनिया फिर से खुल जाएगी तो वो कौन सी जगह है जो सबसे अच्छी होंगी और कौन सी जगह है जो सबसे खराब होंगी। आपके सामने दोस्तों यह है वो तस्वीर, और इसमें बताया गया है कि तो वो 5 सबसे बेहतरीन देश जब दुनिया खुलेगी कोरोना के बाद वो कौन से देश हैं। सबसे ऊपर अमेरिका, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड, चौथे नंबर पर इस्राइल और 5वें नंबर पर फ्रांस। और क्या आप जानते हैं कि जो 5 सबसे खराब देश हैं वो कौन से हैं? आपके स्क्रीन पर दोस्तों, सबसे नीचे अर्जेंटीना, उसके ऊपर फिलीपींस, उसके ऊपर मलेशिया और 50वें नंबर पर भारत। यानी कि भारत 5 सबसे बदतर देशों में है। यानी कि इस वक्त जब दुनिया खुल रही है और अगर आप किसी देश में जाना चाहते हैं तो भारत को यह गौरव हासिल हुआ, यह शर्मनाक जो है तमगा हासिल हुआ है कि हम 4 सबसे बदतर देशों में। और सबसे चिंताजनक बात यह कि हमारे ऊपर 47वें नंबर पर पाकिस्तान और 46वें नंबर पर बांग्लादेश है। यानी कि हमसे बेहतर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ईरान है, ब्राजील है। ब्राजील में तो राष्ट्रपति बोल्सोनारो को अपदस्थ किया गया था, उनके खिलाफ पूरी बगावत थी, लोग सड़कों पर आए थे। ब्राजील भी हमसे बेहतर है, पाकिस्तान भी हमसे बेहतर है, बांग्लादेश भी हमसे बेहतर है। क्योंकि बांग्लादेश में रहने वालों को तो हमारे गृह मंत्री ने दीमक बताया था ना। क्या बताया था बताइए? दीमक बताया था। पाकिस्तान के साथ वैसे ही हमारे संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं है, पाकिस्तान को हम पानी पी पी कर गालियां देते हैं, मगर हमारी अपनी क्या हालत है बताइए ना। मैंने अभी आपको एक आंकड़ा दिखाया, फिर से देखिए, वैक्सीनेशन लगातार गिर रहे हैं। भारत 4 बदतर देशों में है, और यह सरकार क्या कर रही है, फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जो कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया। यह सरकार महाराष्ट्र में सरकार को अपदस्थ कर रही है। मैं आज आपसे समझना चाहता हूं कि इस देश की प्राथमिकता दरअसल है क्या। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट हो गई। वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र, जो कि देश की वित्तीय नब्ज है, वहां पर वो किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिवसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी चाहे जो भी कुछ कर ले, वो हमें अपदस्थ नहीं कर सकते, हमें हरा नहीं सकते। और इसके लिए मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि सामना ने आज संपादकीय में क्या लिखा है। आपके स्क्रीन पर एक एक करके मैं उस संपादकीय के कुछ अंश पेश करूंगा और फिर मैं उसको एनालाइज करूंगा। सबसे पहले, महाराष्ट्र के कुछ मंत्री विधायक सरकार के प्रति सहानुभूति रखने वाले उद्यमियों के पीछे केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगाकर राज्य का विपक्ष यानी बीजेपी हलचल मचाने का प्रयास कर रहा है। इस तरह के दबाव के आगे न झुकते हुए सत्ता पक्ष द्वारा प्रतिकार करते रहना ही उचित उपाय है। यानी कि शिवसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे बीजेपी जो भी करे, हम उनके सामने नहीं झुकने वाले हैं। चाहे आप ईडी लगाइए, इनकम टैक्स लगाइए, हम आपके सामने नहीं झुकने वाले हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे के सामने जो प्राथमिकता है कि कोरोना की अगर तीसरी लहर आती है तो हम उसका कैसे सामना करें। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाए तो जो काम लगातार चला आ रहा है, क्योंकि देखिए उद्धव ठाकरे ने पिछले कुछ अरसे में कोरोना को लड़ने को लेकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। अब जैसे आप एक सरकार गिरा देते हैं, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी धराशायी हो जाता है। तो मैं समझना चाहता हूं कि बीजेपी ऐसे में कर क्या रही है। आगे मैं आपको बताता हूं क्या लिखा है सामना। पिछले दिनों ईडी ने एक अलग मामले में श्री पवार को नोटिस भेजा था। तब पवार सड़क पर उतरकर ईडी कार्यालय जाने के लिए निकले। महाराष्ट्र का वातावरण तब गर्मा गया था। ईडी, सीबीआई या हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय का उपयोग करके राज्य की सरकार अस्थिर हो जाएगी, यह भ्रम का कद्दू ही है। जी हां, भ्रम ना पाले बीजेपी, क्योंकि बकौल शिवसेना राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तेमाल किया जा रहा है, एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसा शिवसेना कह रही है। आगे,
कोरोना, आर्थिक संकट, बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा का सामना महाराष्ट्र तो कर ही रहा है, उस पर एक और ईडी या सीबीआई का सुल्तानी संकट टूट पड़ा है। ऐसा मानकर मुकाबला करना ही उचित है। यानी कि शिवसेना क्या कहती है? हम जानते हैं कि हम कोरोना संकट का सामना कर रहे हैं, हम जानते हैं कि इस वक्त देश में बेरोजगारी आसमान पर है। ऐसे में अगर हम पर ईडी का भी दबाव डाला जाए तो हम इसे एक बीमारी समझकर इसका मुकाबला करेंगे। और दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं सबक साबित हो रही हैं तमाम राज्यों के लिए। क्या लिखता है सामना? ममता बनर्जी ने इस सुल्तान शाही से इसी तरीके से लड़कर जीत हासिल की। महाराष्ट्र को भी वही रास्ता अपनाना जरूरी है। प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री ने यह सारी बातें जरूर बताई होंगी। मुख्यमंत्री यानी उद्धव ठाकरे, जैसे कि आप जानते हैं कुछ दिनों पहले उद्धव ठाकरे ने उनसे मुलाकात की थी और जैसे ये मुलाकात हुई थी तमाम न्यूज चैनल्स में इस बात को लेकर सुगबुगाहट पैदा हो गई थी कि कहीं शिवसेना और बीजेपी एक बार फिर सरकार तो नहीं बना रहे। क्योंकि अगर ये दोनों सरकार बना रहे होते तो आप मुझे बताइए ना, आज केंद्रीय जांच एजेंसीज एनसीपी के नेताओं के जो करीबी बिजनेसमैन हैं उनके घर क्यों रेड मार रहे होते? और ममता बनर्जी, ये ना भूले दोस्तों कि ममता बनर्जी की जब सरकार चुनकर आई थी, जब उन्हें करीब 213 विधायक का स्ट्रेंथ मिला था विधानसभा में बंगाल के चुनावों में, तो उसके तुरंत बाद सीबीआई उनके 4 मंत्रियों 4 विधायकों को गिरफ्तार कर लेती है। इसके अलावा यह शख्स अलपन बंदोपाध्याय, जो कि ममता बनर्जी सरकार में उनके मुख्य सचिव थे, उन्हें दिल्ली वापस बुला लिया जाता है सिर्फ परेशान करने के लिए। मगर ममता बनर्जी ने नहले पर दहला लड़ा। उनके 4 जो मंत्रियों को बाद में अदालत ने बेल दे दी क्योंकि मामला वाहियात था। उसके बाद अलपन बंदोपाध्याय के मामले में भी अलपन बंदोपाध्याय ने इस्तीफा दिया और अब वो ममता बनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सामना या शिवसेना भी मानती है कि ममता बनर्जी तमाम विपक्ष के लिए एक सबक हैं और एक सीख है कि किस तरह से भाजपा का मुकाबला किया जाता है। और यही वजह है कि ये लोग ममता बनर्जी का अब तक कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हालांकि पीछे, जैसा कि आप जानते हैं, इन्होंने पूरे गोदी मीडिया को लगा रखा है। यही नहीं दोस्तों, जेपी धनखड़ साहब जो कि राज्यपाल हैं, उन्होंने अपनी पद की गरिमा को धूमिल करते हुए वो मानो एक बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह बर्ताव कर रहे हैं। रोज उनकी लड़ाई होती रहती है। सामना ने अपने लेख में इसी बात का जिक्र किया है जब वो ममता बनर्जी की तारीफ करते हैं। मगर आज एक बार फिर मैं देश की जनता को, अपने दर्शकों को चेतावनी देना चाहता हूं। मैं पिछले काफी दिनों से आपको लगातार बता रहा हूं कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है अगर हमने सावधानी नहीं बरती। जो तमाम मिसालें आ रही हैं, हम अपना सबक नहीं ले रहे हैं। और सबसे चिंताजनक बात कि इस सरकार के सामने उस तीसरी लहर का सामना करने को लेकर कोई प्लान नहीं है। यह सरकार सिर्फ एक चीज जानती है कि हमें चुनाव कैसे जीतना है और जहां पर विपक्ष की सरकार चल रही है उसे अस्थिर करके उसे कैसे गिराना है ताकि हम वहां सत्ता हासिल कर सकें। हमारे सामने ऐसी ढेरों मिसालें। क्यों? मैं समझना चाहता हूं क्यों। क्या मोदी सरकार की जवाबदेही इस देश की जनता के प्रति है या नहीं है? आप इस सरकार की समर्थक हो सकते हैं, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह वक्त है महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने का? क्योंकि आपके गोदी मीडिया में तो वो प्रोपेगेंडा चल ही रहा है कि सरकार गिर जाएगी, शिवसेना बीजेपी के साथ आ जाएगी या एनसीपी छोड़ के बीजेपी के पास चली जाएगी। ऊपर से कांग्रेस भी कम नहीं है। इनके वो जो पटोले साहब हैं वो भी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। दिक्कत यह है दोस्तों कि आज पूरी देश की यह प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे आप आम जनता हो, आप पत्रकार हो, आप सरकार हो, विपक्ष हो, आप सबकी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि हम किस तरह से मुद्दों को संबोधित करें, असली मुद्दों को संबोधित करें। हम अगर एक टीम की तरह नहीं लड़ेंगे ना दोस्तों, तो कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी, चौथी लहर भी आएगी, 5वीं लहर भी आएगी और यह देश कभी उबर नहीं पाएगा। हम इसी तरह से हमारी जड़ें हिली रहेंगी और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देश की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में मीडिया का कोई भी चैनल, कोई भी अखबार इस बात का जिक्र नहीं करता है कि पेट्रोल के दाम कई राज्यों में 100 के ऊपर चले गए हैं।
इस खबर को देखिए आपके स्क्रीन पर। यह खबर हमें चेतावनी दे रही है कि बढ़ते पेट्रोल के दाम का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और हो सकता है कि इस कदर असर पड़े, ये जो आर्टिकल इस वक्त आप देख रहे हैं, इस कदर असर पड़े कि भारत का उठना मुश्किल हो जाएगा। क्या आप एक ऐसे स्थिति में, एक ऐसे हालात में जीना चाहते हैं जहां आपके आसपास पूरी तरह से आर्थिक अराजकता है? आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? आपकी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि आप रोजी रोटी का जुगाड़ कर सकें अपने परिवार के लिए, आपके बच्चे स्कूल्स जा सकें, आपके बच्चे पढ़ लिख सकें। मगर केंद्र सरकार की प्राथमिकता कम से कम इस तरफ नहीं दिखाई देती और मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार कोर्स करेक्शन करेगी, खुद को सुधारेगी, यू टर्न लेगी और बुनियादी मुद्दों पर जो है फोकस्ड रहेगी। क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर भी क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हालत बहुत खराब है, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड कितना खराब रहा। अब इन लोगों ने न्यूज चैनल्स के जरिए फिर से हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया है। जनसंख्या नियंत्रण लॉ लेकर आए हैं, कानून लेकर आए हैं, उसको लेकर बहस हो रही है। फिर से हिंदू मुस्लिम मुसलमानों को टारगेट करना, बस उसी पर, वही समाज में जहर फैला रहे हैं। और इन्होंने बाकायदा अपने गोदी मीडिया चैनल्स को लगा भी दिया उसमें। मैं ये समझना चाहता हूं कि ये सरकार हमें बांटे बगैर, ये सरकार बगैर अराजकता किए बगैर आखिर काम क्यों नहीं कर सकती? क्या वजह है? क्या वजह है कि आप अपने विपक्ष के साथ, उन लोगों के साथ संवाद नहीं बनाते जो आपको सही दिशा दे सके? आप जो वो 2 पैसे के संपादकों के साथ संवाद करते हैं, उन्हें रात को कॉल करके बात करते हैं, अरे आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपको कहीं बेहतर उपाय दे सकता हूं इस देश की दिशा को लेकर, क्योंकि मैं देख रहा हूं क्या हो रहा है। चलिए मैं आपको दिशा ना दे सकूं, मगर कम से कम जो गलतियां हैं वो तो मैं आपको बतला सकता हूं। मगर नहीं, आप आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और यह हमने देखा है। आपने ट्विटर का क्या हाल कर दिया, आपने उन पत्रकारों को क्या हाल कर दिया जो आपसे सवाल करते हैं। सुधर जाइए, सुधर जाइए, क्योंकि ऐसे हालात ना हो जाएं दोस्तों कि फिर हमारे लिए उठना ही मुश्किल हो जाए। मगर सुनिए, सरकार के अंदर हम ये मुद्दे लगातार आपके सामने लाते रहेंगे, हमेशा लाते रहेंगे। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।